नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य पुस्तक है। इसका अध्याय 1 और 2 हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम हल कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आज का हमारा जो पाठ रहेगा वह है पाठ 3 आरंभिक नगर। इसमें हम हड़प्पा जो नगर है उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और ये जो पाठ है ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की जो साथी तैयारी करने हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ को भी आप पढ़ें और इस पाठ को पढ़ने के बाद में इसके टेस्ट को भी आप हल जरूर करें। इसमें 20-22 क्वेश्चन बनेंगे और सभी मिलाने वाले क्वेश्चन होंगे, तो आप उन प्रश्नों से भी इस पूरे पाठ को समझ सकते हो। शुरू करते हैं हम इस पाठ की आरंभिक नगर। पाठ का जो परिचय है वह जसपाल और हरप्रीत की कहानी से लेकर के है। जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और इनको एक खंडहर दिखाई देता है। उस खंडहर को सुरक्षित करने के लिए ये मंत्री को पत्र लिखने की बात करते हैं भी इसकी मरम्मत करवाई जाए। तो वह खंडहर कौन सा है और ये खंडहर क्यों बने, इस कहानी से इस पाठ की शुरुआत की गई है। तो देखते हैं इस पाठ में हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम हड़प्पा की कहानी, इस पाठ में हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वह है हड़प्पा के नगरों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पियन नगर है, उनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। हड़प्पा के भवन कैसे थे, नालियां कैसी थी, सड़कें कैसी थी, हड़प्पा के लोगों का नगरीय जीवन, हड़प्पा के लोगों का नगरीय जीवन का हम अध्ययन करेंगे। नगर और नए शिल्प, उन्होंने जो निर्माण कार्य किए, उन्होंने जो कलात्मक कार्य किए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कच्चे माल की खोज उन्होंने कैसे की हड़प्पा के लोगों ने। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, नगरों में जो लोग रहते थे, जैसे आज भी नगरों में लोग रहते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किस प्रकार होती थी, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर है जैसे धोलावीरा है, लोथल है, सूरकोटड़ा है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मुद्रा और मुद्रांकन यानी मुहर और मुहरबंदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री यानी ये जो पाठ है इसके अंत में वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री लेक्चरर या सेकंड ग्रेड सामाजिक से जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण रहेगा। मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी, तो ये टॉपिक है वो आज हम इस पाठ में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की कहानी। 1856 में पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी पंजाब में मुल्तान से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे इंजीनियरों को यहां से अच्छी ईंटों के ढेर मिले। हड़प्पा जो स्थल है यहां से उनको अच्छी ईंटों के ढेर मिले। हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें निकालकर इनसे रेलवे लाइन बिछा दी गई। इंजीनियरों ने क्या किया, यहां से ईंटें निकाल करके और सभी ईंटें
कहाँ लगा दी गई? रेलवे लाइनें बिछाने में लगा दी गई। बहुत सी इमारतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पुरातत्वविदों ने इस नगर को हड़प्पा शहर के रूप में ढूंढा। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई। अब पुरातत्वविदों को जब जानकारी मिली कि इस प्रकार का एक खंडर है, तो इन्होंने इस शहर को किस नाम से जाना? हड़प्पा शहर के नाम से इसको इसकी पहचान की, और सबसे पहले खोजे जाने वाला ये नगर है जो है हड़प्पा। इसके बाद ये नगर खोजने के बाद, जब पुरातत्वविदों ने इस नगर को खोज लिया, इसके बाद सभी पुरास्थलों से जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब हड़प्पा सभ्यता स्थल की जब खोज हो गई, और इसके बाद में ऐसे ही अन्य स्थल जो मिले, उनको भी क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता के नगर या हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? अब हम इसकी विशेषता जानेंगे। इससे पहले हम इस मानचित्र में देखेंगे। देखो, हड़प्पा स्थल है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। इसमें सबसे पहले हड़प्पा देखिए, हड़प्पा कहाँ पर है? ये देखो हड़प्पा, यहाँ हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, पहले ये भारतीय उपमहाद्वीप में पंजाब भारत में ही था, और अब क्या है, ये पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहां पर रावी नदी के, ये रावी नदी है, इस रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थल है वो है। और इसके बाद में मोहनजोदड़ो, जो दूसरा हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये सिंधु नदी है। और मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर है। तो ये नदियां भी आपको याद रखना है। जैसे हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। गनवेरी वाला ये पाकिस्तान में सभ्यता स्थल है। इसके बाद में हरियाणा के अंदर ये राखी गढ़ी, हरियाणा में राखी गढ़ी है, इसको भी पूछा जाता है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। चनहुदड़ो, जहां मन के बनाने के कारखाने मिले हैं चनहुदड़ो में, ये चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसी प्रकार ये सभ्यता स्थल है सूत का कोह है। ये सभ्यता स्थल कौन सा है? सोत का कोह है, जो पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी एक विशेष बात यह है कि ये जो सभ्यता स्थल है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पश्चिम में स्थित सभ्यता स्थल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पश्चिम में स्थित सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वो है सोत का कोह है। अब हम चलते हैं गुजरात में। देखो, गुजरात, ये गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य में जो महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है वह है धोलावीरा और सूरकोटड़ा। और यहाँ पर ये देखो लोथल है। लोथल ये खंभात की खाड़ी। अब खंभात की खाड़ी किसे कहते हैं? ये जो है इस प्रकार, ये खंभात की खाड़ी है। यहाँ पर इस खंभात की खाड़ी के पास में ही यहाँ पर ये लोथल सभ्यता स्थल है। तो ये सभ्यता स्थल भी आपको इनकी स्थिति है वो याद रखनी है, कौन सा सभ्यता स्थल किस राज्य में है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा जो नगर है इनकी क्या विशेषता है? हड़प्पा नगरों की हम विशेषता पढ़ेंगे। देखो, तो हड़प्पा नगर है वो दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। हड़प्पा नगर के दो भाग है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग, देखो पश्चिमी भाग छोटा परंतु ऊंचा भाग है। इस प्रकार है, देखो ये इस प्रकार है, ये पश्चिमी भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये पूर्वी भाग है। अब पश्चिमी भाग है ये छोटा है, देखो इतनी इसकी लंबाई है, लेकिन ये ऊंचाई पर स्थित है। ये क्या है? ऊंचाई पर है। और पूर्वी भाग है ये बड़ा है। इस प्रकार ये बड़ा है लंबाई में, देखो। और ये नीचा भाग है। ये कौन सा भाग है? नीचा भाग है। और ये ऊंचा भाग है। यानी इसको, ये जो पश्चिमी भाग है, इसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या नाम दिया इसका? नगर दुर्ग।
और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा है। इस पूर्वी भाग को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? निचला नगर नाम दिया है। तो ये इनकी नगर की विशेषता है। नगर को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी जो भाग है वो छोटा था परंतु ऊंचाई पर स्थित था, और पूर्वी जो भाग है वो बड़ा था परंतु नीचे नीचे भाग पर स्थित था। और पुरातत्वविदों ने इसको नगर दुर्ग कहा और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा। तो ये कथन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां, यानी पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों जो भाग है उनके चारों ओर दीवार खींची गई थी। ये दीवार कौन सी ईंटों की बनाई गई थी? ये पक्की ईंटों की बनाई गई। तो ये आपको याद रखना है। जो हड़प्पा नगरों के जो दो भाग है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, उनके चारों ओर दीवार बनाई गई थी, और दीवार कौन सी ईंटों की थी? पक्की ईंटों की बनी हुई थी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब ये जो नगर दुर्ग है इनमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। हड़प्पा जो नगर है इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। अब महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। महान स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। ईंट और प्लास्टर का उपयोग इसमें किया गया है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ये याद रखना आपको। मोहनजोदड़ो जो महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार जो बनाया गया है उसको ईंट और प्लास्टर से बनाया गया है। इससे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया है, और पानी का रिसाव न हो इसके लिए चारकोल की परत है वो चढ़ाई गई है। इस तालाब के चारों ओर कमरे बने हुए, ये देखो ये तालाब है, ये मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार यहाँ बना हुआ है देखो। और इसके चारों ओर यहाँ क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं। तालाब में उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनी है। ये आपको याद रखना है। देखो दो तरफ सीढ़ियां बनी है, यहां पर ये सीढ़ी बनी हुई है और यहां पर, यानी उत्तर और दक्षिण, तालाब के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है। दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। पानी कुएं से भरा जाता था। इस तालाब में पानी कहां से आता था? तो पानी कुएं से भरा जाता था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानी कहां से आता था? नहर से आता था या कुएं से आता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पानी इसमें कुएं से आता था। और उपयोग के बाद देखो, जब इस स्नानागार का उपयोग कर लिया जाता था तो उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, और इसका जो उपयोग है वो विशिष्ट नागरिक है, वो विशेष अवसरों पर यहाँ स्नान किया करते थे। इस स्नानागार का उपयोग विशिष्ट नागरिकों द्वारा विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए किया जाता था। तो ये मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य नगरों से भी हमें जो संरचना मिलती है, जैसे कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिलता है? देखो, कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं, और यहाँ यज्ञ वगैरह किए जाते थे, यानी पूजा की जाती थी। इसका मतलब उनका देवताओं में विश्वास था जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। और हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। अन्य जो नगर है जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? तो भंडार गृह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले, यानी हड़प्पा नगरों में भवन, नालियां और सड़कें कैसी थी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, भवन, घर एक अथवा दो मंजिला होते थे। घर है वो, जैसे ये घर बना हुआ है, इसके ऊपर भी घर बने हुए थे, यानी एक मंजिला और दो मंजिला घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे थे।
घर का जो आंगन है इस प्रकार, इसके चारों ओर क्या थे, कमरे थे, चारों ओर कमरे बने हुए थे। अधिकांश घरों में स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। लगभग सभी घरों में क्या थे, स्नानगार थे और कुछ घरों में कुएं भी बने हुए थे। नालियां, नालियां कैसी थी, देखो नालियां, जो नगरों में नालियां बनी हुई थी वह ढकी हुई हमें प्राप्त होती है। नालियां कैसी थी, नालियां ढकी हुई थी। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया था और नालियों की सफाई के लिए इनमें मेन होल बनाए जाते थे। आपको ये ध्यान रखना है भी नालियां हैं वो ढकी हुई थी और इनकी सफाई के लिए इनमें मेन होल यानी ढक्कन लगाए गए थे। जैसे, और ये जो नालियां हैं इनको सड़कों की नालियों से, जैसे मान लो ये घर है, ये घर है, इस प्रकार घर के आगे से ये नाली निकली थी और ये नाली आगे जाकर के एक बड़े नाले में मिल जाती थी। तो इस प्रकार नालियों, घर की जो नालियां हैं उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। इसी प्रकार घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ऐसे नहीं भी घर पहले बना दिए, नाले बाद में बनाए, सड़कें पहले बना दी, सभी का योजनाबद्ध तरीके से एक साथ इनको बनाया जाता था। घर, नाले और सड़कों को, सड़कों का जो निर्माण है वो योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता की नालियां, सड़कें और घर कैसे बने हुए थे, ये हमें फैक्ट है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है नगरीय जीवन। हड़प्पा के लोगों का जो शहर में जो लोग रहते थे उनका जीवन कैसा था। उनका जीवन देखो, वे व्यस्त रहते थे। नगर के लोग हैं वो व्यस्त रहते थे। आजकल भी नगर के लोग जैसे व्यस्त रहते हैं, इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता काल में भी लोग, नगरों के जो लोग हैं वो व्यस्त रहते थे। नगर के लोग खास इमारतें बनाने की योजना में लगे रहते थे। शासक शासक लोगों से धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी के आभूषण आदि मंगवाते थे। शासकों का क्या काम था, शासक लोगों से धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी के आभूषण आदि दूसरे स्थानों से मंगवाते थे। ये काम कौन करते थे, शासक करते थे। और शासक के अलावा नगरों में कौन रहते थे, लिपिक रहते थे। शासक के अलावा नगरों में लिपिक रहते थे और ये मुहरों पर लिखते थे। लिपि का क्या काम होता था, मुहरों पर, ये जो देखो ये चाइनीज सी लिखी हुई है, देखो इस प्रकार जापानी चाइनीज सी इस प्रकार भाषा कोई लिखी हुई है। इसको अभी तक हम हमारे जो इतिहासकार है इसको पढ़ नहीं पाए हैं। और ये किसी जानवर का इस पर चित्र बना हुआ है जिसके एक सींग है, देखो इसमें एक सींग है इसके। तो इस प्रकार ये काम कौन करता था, मोहरों पर लिखने का और चित्र बनाने का, ये लिपिक करते थे। और लिपिक हड़प्पा के जो नगर है उन नगरों में रहते थे। ये इस खिलौने मिले हैं मिट्टी के। इन खिलौनों का जो निर्माण किया गया है ये शिल्पकारों के द्वारा किया गया। देखो शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और मिट्टी के बने खिलौने हमें मिले। यानी ये वस्तुएं बनाते थे और इसका साक्ष्य हमें इन खिलौने से, मिट्टी के जो बने खिलौने मिले हैं इनसे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि नगरों में शिल्पकार भी रहते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है नगर में नए शिल्प। हड़प्पा नगरों में शिल्प, अधिकतर वस्तुएं पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनाई जाती थी। जो नगरों में, हड़प्पा नगरों में जो शिल्पकार के द्वारा वस्तुएं, शिल्प का मतलब होता है वस्तुएं जो बनाई जाती थी वह पत्थरों से, शंख से, तांबे, कांच से, सोने और चांदी से बनाई जाती। ये जो वस्तुएं थी, ये वस्तुएं कौन सी थी, देखो औजार। इनसे क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। यानी इन से पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। सैलखड़ी जो पत्थर है ज्यादातर उसका उपयोग मोहर बनाने में किया जाता था। और मोहर कैसी थी, आयताकार मोहर थी।
हमने अभी मोहर का चित्र देखा है, वह आयताकार मोहर थी और उस पर किसके चित्र बने हुए थे? जानवरों के चित्र बने हुए थे। और ये बनाने का काम कौन करते थे? मोहर बनाने का काम नगरों में कौन करते थे? लिपिक करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सुंदर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो किस मिट्टी के हमें जो बर्तन मिले हैं वो किस मिट्टी के बने हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में लाल मिट्टी के बर्तन बने हुए थे। ये हड़प्पा के जो नगर है उनमें हमें शिल्प की जानकारी मिलती है। मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ से हमें 7000 साल पहले कपास के साक्ष्य है मिले हैं। कितने वर्ष पहले? 7000 साल पहले ही हमें कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। पाठ 2 में हमने मेहरगढ़ के बारे में विशेष रूप से पढ़ा है, तो उस पाठ को भी आप जरूर पढ़ें। मोहनजोदड़ो से कपड़े का टुकड़ा, मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े का टुकड़ा मिला है और चांदी के फूलदान के ढक्कन के साथ ये चिपका हुआ मिला है। सीधा कपड़े का टुकड़ा नहीं रह सकता था इतने लंबे वर्ष तक, लेकिन ये जो चांदी का फूलदान है उसके ढक्कन के साथ चिपका हुआ हमें कपड़े का टुकड़ा मिला है। और ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है, ये याद रखना है। कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां मिली है। तकलियां ये किस काम आती थी? सूत काटने के काम आती थी। पक्की मिट्टी और फेंस, फेंस यानी कुछ महंगी मिट्टी थी, उस महंगी मिट्टी से बनी तकलियां मिली है जो किस काम आती थी? सूत काटने के काम आती थी। और अन्य शिल्प के बारे में हमें देखो, ये व्यक्ति है और ये पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। ये पत्थर की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए इस व्यक्ति को, ये देखो, ये इसने कपड़ा पहन रखा है और इसमें कढ़ाई की गई है। तो ये भी एक शिल्प थी, नए शिल्प थी नगरों के अंदर जिसका उपयोग किया जाता था। कढ़ाईदार वस्त्र ये पहना हुआ है और ये इसके साक्ष्य, यानी ये व्यक्ति हमें कहाँ से मिलता है? ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट है ये देखो बाट, ये हमें बाट मिलते हैं। और बाट ये किसके बने थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चर्ट पत्थर से बने थे, यानी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगरों से हमें जो बाट मिले हैं ये चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। इन्हें इनसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया, यानी इन बाटों का जो उपयोग है वो बहुमूल्य पत्थरों को तौलने के लिए और धातुओं को तौलने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो ये किस पत्थर के बने हुए थे? चर्ट पत्थर के बाट बने हुए थे। और इनका क्रम देखिए, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। इनका जो क्रम है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, इस प्रकार इनका क्रम चलता है। यानी इन बाटों की जो शुरुआत है वो 1 से होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अन्य जो शिल्प है हड़प्पा नगरों की, इसमें देखो ये मनके हैं और इनको धागे में पिरोया गया मनकों को। ये मनके और ये ब्लेड है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो दाढ़ी वाड़ी बना करके रखते थे। ऐसे ना आप सोचते होंगे भी ये आदिवासी लोग थे तो वो दाढ़ी नहीं बनाते होंगे, दाढ़ी बना करके रखते होंगे। देखो ये ब्लेड मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो दाढ़ी वगैरह बनाते होंगे। और ये जो मनके मिले हैं, मनके ये जो कार्निलियन पत्थरों से बने थे। मनके किससे बने हुए थे? कार्लिनियन, ये याद रखना है, कार्लिनियन पत्थरों से बने थे और पत्थरों को काट कर तथा तराश कर बनाए जाते थे और इनको धागे के अंदर पिरो करके और इस प्रकार ये माला बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे फेंस क्या है। फेंस यानी जो तकलियां हमें प्राप्त होती थी वो फेन से बनी हुई मिली है। देखो फेंस क्या है? बालू या पत्थरों के चूर्ण को, बालू और पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके, इसमें मिला करके गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी बालू या पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, तो ये क्या कहलाती थी? फेंस कहलाती। यानी इस प्रकार जो बर्तन बनते थे वो क्या कहलाते थे? फेंस कहलाते थे।
नेक्स्ट है कच्चे माल की खोज में। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो उनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था। देखिए कच्चा माल प्राकृतिक रूप से किसान या पशुपालक से प्राप्त होता था। कच्चा माल उनको कहाँ से प्राप्त होता है, या तो प्राकृतिक रूप से उनको कच्चा माल प्राप्त होता था या फिर किसान या पशुपालक कच्चे माल का उत्पादन करते थे। और जैसे कपास से कपड़ा तैयार किया जाता था। कपास या तो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है या फिर इसका उत्पादन किसानों के द्वारा किया गया है। तो कपास से क्या बनाया जाता था, प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी का आयात करते थे। अब ये हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबा, लोहा, सोना, चांदी का आयात करते थे, यानी दूसरे जो सभ्यता स्थल है वहां से इनको खरीदते थे। कौन सी धातु है वो किस स्थान से खरीदते थे, देखिए तांबा। तांबा राजस्थान व पश्चिमी एशियाई देश ओमान से आयात करते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबा राजस्थान से आयात करते थे और पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहां से आयात करते थे। टिन, अब देखो ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता इसको हम कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा है वो किससे बनाते थे, तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाते थे। तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाते थे। तो तांबा तो ये राजस्थान और ओमान से प्राप्त करते थे। टिन कहाँ से प्राप्त करते थे, टिन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, ये आयात करते थे। टिन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोना आधुनिक कर्नाटक से ये आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर कहां से प्राप्त करते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब गांव में जो रहते थे वो तो कृषि के द्वारा या खेती करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे, पशुपालन करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे। लेकिन नगरों में जो लोग रहते थे उनको भोजन कहाँ से मिलता था, तो देखिए जो लोग शहर में रहते थे, पहले हम जानेंगे शहर में कौन कौन रहते थे। शहर में व्यापारी रहते थे, दस्तकार रहते थे, और दस्तकार यानी जो शिल्पकार, और लेखक रहते थे, लिपिक रहते थे और शासक रहते थे। व्यापारी, दस्तकार, लेखक और शासक है वो शहरों में रहते थे। अब इनको भोजन कौन उपलब्ध कराता था, इनको किसान भोजन उपलब्ध कराते थे। आजकल भी यही सिस्टम है, आजकल भी जो शहरों में रहते हैं उनको किसान भोजन उपलब्ध करवाता है। अब हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे, हड़प्पा के लोग किसान हैं वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये फसलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ये फसलें हैं वो हड़प्पा के लोग हैं, या हड़प्पा के जो किसान है, फार्मर्स है, वो उगाते थे। और इसका साक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होता है, हल के आकार के हमें खिलौने मिले। हल के आकार के इस प्रकार देखो ये खिलौना मिला है, इस खिलौने से हमें पता चला है कि वो किसान है वो हल के द्वारा खेती करते थे। और ये भी शिल्प है देखो। अब खेती करने के बाद में माल को, जो कच्चा माल होता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो किसके द्वारा ले जाते थे, तो वो इसका हमें जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो एक खिलौना मिलता है, बैलगाड़ी का खिलौना। ये बैलगाड़ी का हमें खिलौना मिला है, इससे ये हमें जानकारी प्राप्त होती है, पुरातत्वविदों को जानकारी प्राप्त होती है कि ये लोग व्यापार भी बैलगाड़ी के द्वारा करते होंगे। अब जो किसान फसल उगाते थे उसमें यदि बारिश कम होती थी, यदि बारिश कम होती थी तो वो क्या करते थे, पानी का संचय किया जाता था। अगर बारिश कम होती थी तो वो पानी का संचय कर लेते थे और जरूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां ये पशु पालते थे। तो इस प्रकार हड़प्पा के जो लोग हैं, गांवों के जो लोग हैं, ये किसान हैं, ये शहरों के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे।
गुजरात में नेक्स्ट टॉपिक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण नगर है, उन नगरों के बारे में भी हम नजदीकी से देखो पढ़ेंगे। जैसे धोलावीरा, महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? धोलावीरा है। यह कच्छ के रन में, गुजरात में जो कच्छ का रन है उसमें खदिर बेत के किनारे स्थित है। अब खदिर बेत क्या है? खदिर बेत है वो द्वीप को कहेंगे, जो द्वीप बने हुए हैं उसका नाम है खदिर बेत। कच्छ के रन में खदिर बेत द्वीप के किनारे स्थित है क्या? धोलावीरा जो सभ्यता स्थल है। यहाँ पर साफ पानी और उपजाऊ जमीन है। धोलावीरा में साफ पानी और उपजाऊ जमीन है। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया। ये देखो, ये यहाँ अपवाद है, बाकी जो नगर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। इसको 3 भागों में, किसको? धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी भाग और मध्य भाग और पूर्वी भाग, 3 भागों में बांटा गया है। तो ये यहाँ क्वेश्चन बनता है, कौन सा सभ्यता स्थल है जिसको 3 भागों में बांटा गया है? तो वो है धोलावीरा। चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते होंगे। तो ये जो नगर है ये बहुत बड़ा, इसके अंदर मैदान था, दीवारें बनाई गई थी और इस मैदान के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। यहाँ से हमें यानी धोलावीरा से एक विशेष मुहर मिली है जिसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में लिखा गया है। अब बाकी जो हड़प्पन स्थल है वहां से जो मुहर मिली है उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिला है। और यहाँ इस बात का भी यहाँ अपवाद है। देखो, यहाँ जो मुहर मिली है उसमें हड़प्पा बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में लिखा गया है। और लकड़ी लकड़ी भी इस मुहर के चारों ओर लगाई गई है। तो ये थोड़ी विशेष बात है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा गुजरात का जो स्थल है वह है लोथल। तो लोथल का भी हम नजदीकी से अध्ययन करेंगे। देखो, लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। और खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी आपको बताया जैसे इस प्रकार ये गुजरात है, ये जो है ये खंभात की खाड़ी है। ये क्या है? खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर लोथल है। तो खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है लोथल। यहां से देखो हमें क्या मिला है, यहां से एक भंडार गृह मिला है जिसमें मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले। जिसे भंडार गृह मिला है, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? भंडार गृह से, भंडार गृह से हमें मुहरें या मुद्रांकन, मुहरबंदी मिली है। यहाँ अब मुहरें और मुद्रांकन क्या है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, यहाँ मनके बनाने का काम होता था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, मनके बनाने का, एक तो चंद हुदनों में मनके बनाने का हमें कारखाना प्राप्त होता है, और एक है लोथल से मनके बनाने का कारखाना है वो हमें मिलता है, लोथल गुजरात से। नेक्स्ट देखो, देखिए यहाँ लोथल से हमें ये तालाब मिला है इस प्रकार। ये लोथल का बंदरगाह है और यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, यहाँ माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। अब लोथल जो गुजरात में है, यहाँ से हमें ये इस प्रकार ये बंदरगाह मिला है, और बंदरगाह से हमें नाव रुकने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि गुजरात का जो लोथल सभ्यता स्थल है ये व्यापारिक स्थल रहा होगा, यानी एक सभ्यता स्थल से दूसरे सभ्यता स्थल पर व्यापार होता होगा। यहाँ किसी दूसरी सभ्यता स्थल से यहाँ पर व्यापार होता होगा, और इसीलिए यहाँ एक जिसको इस बंदरगाह को क्या कहते हैं? डाक यार्ड, डाक यार्ड या इसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं। डाक यार्ड या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। तो डाक यार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये व्यापार करने के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो मिलते हैं लोथल से, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अब मुहर और मुहरबंदी क्या है? देखो, इसको हम मुद्रा या मुद्रांकन या मुहर और मुहरबंदी। थैले
थैले को बंद करने के बाद जब कोई सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, तो जैसे मान लो ये थैला है और यहाँ से इसको बंद कर दिया थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गिल्ली मिट्टी पोत कर, यहाँ गिल्ली मिट्टी पोत दी जाती थी और उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहर बंदी कहते हैं। यहाँ पर मुहर लगाई जाती थी और इस मिट्टी पर जो मुहर लगाई जाती थी उस मुहर की छाप को ही क्या कहते हैं, मुहर बंदी कहते हैं। इससे क्या होता था, यदि यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, मान लो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई और ये मुहर टूटी हुई नहीं है, तो इससे यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो सामान सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाए, इसके लिए मुहर या मुहर बंदी है वो की जाती थी। अब है सभ्यता के अंत का रहस्य। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है इसका अंत कैसे हुआ, तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये क्या बदलाव था, कैसा बदलाव था, देखिए। अचानक लोगों ने इन नगरों में रहना छोड़ दिया। ये जो हड़प्पा नगर है, इन नगरों में अचानक लोगों ने रहना छोड़ दिया और लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग करना बंद हो गया। कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। जल निकासी प्रणाली, जो नालियां वगैरह बनी हुई थी, वो भी नष्ट हो गई। ये परिवर्तन आया लगभग कितने साल पहले, 3900 साल पहले। अब इस बदलाव का कारण क्या था, बदलाव आने का कारण क्या था, यही एक रहस्य है। देखो, नदियां सूख गई, ये अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों द्वारा कि नदियां सूख गई होगी, इसलिए यहां से लोग छोड़कर चले गए। जंगलों का विनाश हो गया होगा। अब जंगलों से उनको खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो जंगलों का विनाश हो गया था, विनाश हो गया होगा, क्योंकि जो ईंटें पकाई जाती थी वो लकड़ियों से पकाई जाती थी और जंगलों से लकड़ी काट ली गई होगी और इसलिए जंगलों का विनाश हो गया होगा और वो यहाँ से चले गए होंगे। बाढ़ आ गई होगी, अचानक कोई बाढ़ आ गई होगी जिससे ये सभ्यता है वो नष्ट हो गई होगी। इस प्रकार के अनुमान लगाए गए। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, यानी कहा जाता है, हमें साक्ष्य मिलते हैं कि आर्यों ने इन पर आक्रमण किया। आर्यों ने आक्रमण तभी किया है जब यहाँ के जो शासक है उनका नियंत्रण यहाँ से समाप्त हो गया होगा और हमें कुछ एक स्थान पर अस्थि पंजर मिले हैं मोहनजोदड़ो में, जिसे ये साक्ष्य प्राप्त होता है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है कि किसी लोगों ने या अन्य जो आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ आक्रमण किया होगा और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। तो इस प्रकार इसके अंत के अभी रहस्य बने हुए हैं। तो नदियां सूख गई होगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, बाढ़ आ गई, इस प्रकार अलग अलग ये अनुमान लगाए गए हैं। नेक्स्ट है मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड, ये टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का है। देखो, मिस्र के पिरामिड, ये इस प्रकार मिस्र के पिरामिड बने हुए हैं नील नदी के आसपास मिस्र में। लगभग 5000 साल पहले बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यानी 5000 साल पहले मिस्र में नील नदी के आसपास वहां के जो राजा थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सेनाएं भेजते थे और उन्होंने बड़े बड़े मकबरे हैं वो बनवाए और इन मकबरों को क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मम्मी किसे कहा जाता है? मिस्र में राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। उनकी मान्यता थी कि ये कुछ समय बाद जीवित रह सकते हैं या ये जीवित हो सकते हैं, तो इनको वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन पर किसी रसायन का लेप करके, यानी जो शव थे जो दफनाए जाते थे उन पर किसी रसायन का लेप करके उनको शवों को सुरक्षित रखा जाता था इन पिरामिडों के अंदर। और ये जो पिरामिड है, इन पिरामिडों में महंगी वस्तुएं भी उनके साथ दफनाई जाती थी।
जैसे सोना है, हीरा है, ये वस्तुएं हैं वो उनके साथ दफनाई जाती थी। इसके साक्ष्य हमें मिस्र के पिरामिडों से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ा गया है। सभी क्वेश्चन जो बन रहे थे इस पाठ में वो सभी लाइंस है वो ले ली गई है। इसको आप पढ़ें और इसकी पीडीएफ भी पढ़ें, उसके बाद में वो टेस्ट हमें हल करना है। धन्यवाद।